नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो चुके हैं। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में पूरे एक दिन की चर्चा रखी। शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया कि जब 50 साल वंदे मातरम को पूरे हुए तो देश उस वक्त आजादी की जंजीरों में लिपटा हुआ था। जब 100 साल पूरे हुए तो देश उस वक्त आपातकाल देख रहा था, इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था। और जब 150 साल पूरे हुए तो आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया संसद को, और नेहरू के जो पत्र थे उस वक्त के, उन्हें कोट करते हुए बताया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी, या फिर जो वंदे मातरम था उससे, उसकी जो धुन है, उसके जो बोल हैं, उससे कहीं मुसलमान देश का नाराज ना हो जाए। ये सारी बातें नेहरू के चिट्ठियों को कोट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में रखी, जिसका जैसे जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी को विरोध करना ही था और उसने किया भी। लेकिन ममता बनर्जी यहां साथ आकर प्रधानमंत्री मोदी के खड़ी हो गई हैं। तो हालांकि कोई पहला वाक्य नहीं है जब ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी की किसी नीति या फिर किसी फैसले के समर्थन में आकर खड़ी हुई हो। इससे पहले भी वो 2015 से लेकर 2025 तक कई बार प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों के समर्थन में आकर खड़ी हुई हैं। तो वो फैसले भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वो फैसले थे, कौन कौन सी वो बातें थी जिन पर समर्थन ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी का किया है। हालांकि जो कट्टर मोदी विरोधी हैं, उनमें ममता बनर्जी का नाम अगर लिया जाए तो शायद सबसे ऊपर ममता बनर्जी का नाम आएगा। लेकिन पहले मैं आपको सुनवाता हूं कि संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे मातरम को लेकर क्या कुछ कहा, फिर आपको बताऊंगा कि कब कब ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में रही हैं। सुनवाइएगा जरा। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। साथियों, इसके बाद कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि 26 अक्टूबर से कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक कोलकाता में होगी, जिसमें वंदे मातरम के उपयोग की समीक्षा की जाएगी। बंकिम बाबू का बंगाल, बंकिम बाबू का कोलकाता, और उसको चुना गया और वहां पर समीक्षा करना तय किया। पूरा देश हतप्रभ था, पूरा देश हैरान था। पूरे देश में देशभक्तों ने इस प्रस्ताव के विरोध में देश के कोने कोने में प्रभात फेरियां निकाली, वंदे मातरम गीत गाया। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया कि ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए
और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरीके से उन्होंने बताया है कि जो चिट्ठियों का आदान प्रदान हुआ था और उसमें किस तरीके से मुस्लिमों की भावनाओं को आहत होने का खतरा था। अब आपको मैं दिखाता हूं कि ममता बनर्जी ने बताता हूं कि ममता बनर्जी ने कब कब प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों का समर्थन किया है। साल 2012 में भी गुजरात का जो मॉडल था उसकी आर्थिक नीतियों की तारीफ ममता बनर्जी कर चुकी हैं। 2015 में ममता ने मोदी सरकार को रचनात्मक कार्य करने पर समर्थन देने की पेशकश की थी। 2015 में ही ममता ने बांग्लादेश की आधिकारिक यात्रा पर मोदी के साथ शामिल होकर सकारात्मक सहयोग दिखाया था। 2017 की बात करें तो ममता बनर्जी ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो जीएसटी था उसका समर्थन, जीएसटी का जो बिल आया था उसका समर्थन किया था। फरवरी 2020 में आर्थिक मंदी के बीच ममता ने मोदी से विपक्ष के साथ मिलकर अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की अपील की थी, जो दिखाती थी सहयोग की भावना को। 2020 में ही कोविड से जिस तरीके से सरकार निपटी थी उसके लिए धन्यवाद भी दिया था। 2022 में बंगाल विधानसभा में ममता ने कहा था कि वो मानती हैं कि मोदी सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं करते हैं। 2023 में जो नारी शक्ति वंदन बिल आया था उसका भी उन्होंने समर्थन किया था। और आज लोकसभा में, माफ कीजिएगा, जो 8 दिसंबर को जो कार्रवाई हुई उसमें उन्होंने जो कहा कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर जो चर्चा शुरू की, प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रयास का उन्होंने स्वागत किया। कोलकाता एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें करने दें, हमें कोई समस्या नहीं है। हालांकि उन्होंने ये सारे फैसले, ये सारे जो समर्थन थे ममता बनर्जी के, ये प्रधानमंत्री मोदी के वक्त पर वो करती आई हैं। अभी और सुनिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे मातरम पर आगे संसद में क्या कुछ कहा। आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम की इस यात्रा की शुरुआत बंकिम चंद्र जी ने 1875 में की थी और गीत ऐसे समय लिखा गया था जब 1857 के स्वातंत्र संग्राम के बाद अंग्रेज सल्तनत बौखलाई हुई थी, भारत पर भांति भांति के दबाव डाल रही थी, भांति भांति के जुल्म कर रही थी और भारत के लोगों को मजबूर किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। और उस समय उनका जो राष्ट्रीय गीत था, गॉड सेव द क्वीन, इसको भारत में घर घर पहुंचाने का एक षड्यंत्र चल रहा था। ऐसे समय बंकिम दा ने चुनौती दी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया और उसमें से वंदे मातरम का जन्म हुआ। इसके कुछ वर्ष बाद 1882 में जब उन्होंने आनंद मठ लिखा तो इस गीत का उसमें समावेश किया गया। वंदे मातरम, इसका जो जन जन से जुड़ाव था, ये हमारे स्वतंत्र संग्राम की एक लंबी गाथा अभिव्यक्त होती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब भी जैसे किसी नदी की चर्चा होती है, चाहे सिंधु हो, सरस्वती हो, कावेरी हो, गोदावरी हो, गंगा हो, यमुना हो, उस नदी के साथ एक सांस्कृतिक धारा प्रवाह, एक विकास यात्रा का धारा प्रवाह, एक जन जीवन की यात्रा का प्रवाह उसके साथ जुड़ जाता है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि आजादी जंग के हर पड़ाव, वो पूरी यात्रा वंदे मातरम की भावनाओं से गुजरता था।
के तट पर पल्लवित होता था। ऐसा भाव काव्य शायद दुनिया में कहीं उपलब्ध नहीं होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, अंग्रेज समझ चुके थे कि 1857 के बाद लंबे समय तक भारत में टिकना उनके लिए मुश्किल लग रहा था। और जिस प्रकार से वो अपने सपने लेकर के आए थे, तब उनको लगा कि जब तक भारत को बांटेंगे नहीं, जब तक भारत को टुकड़ों में नहीं बांटेंगे, भारत में ही लोगों को एक दूसरे से लड़ाएंगे नहीं, तब तक यहां राज करना मुश्किल है। और अंग्रेजों ने बांटो और राज करो इस रास्ते को चुना और उन्होंने बंगाल को इसकी प्रयोगशाला बनाया। क्योंकि अंग्रेज भी जानते थे, वो एक वक्त था जब बंगाल का बौद्धिक सामर्थ्य देश को दिशा देता था, देश को ताकत देता था, देश को प्रेरणा देता था। और इसलिए अंग्रेज भी चाहते थे कि बंगाल का ये जो सामर्थ्य है वो पूरे देश की शक्ति का एक प्रकार से केंद्र बिंदु है। और इसलिए अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल के टुकड़े करने की दिशा में काम किया। और अंग्रेजों का मानना था कि एक बार बंगाल टूट गया तो ये देश भी टूट जाएगा और वो यावत चंद्र दिवाकरो राज करते रहेंगे, ये इनकी सोच थी। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, लेकिन जब अंग्रेजों ने 1905 में ये पाप किया तो वंदे मातरम चट्टान की तरह खड़ा रहा। बंगाल की एकता के लिए वंदे मातरम गली गली का नाद बन गया था और वही नारा प्रेरणा देता था। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के साथ ही भारत को कमजोर करने के बीच और अधिक बोने की दिशा पकड़ ली थी। लेकिन वंदे मातरम एक स्वर एक सूत्र के रूप में अंग्रेजों के लिए चुनौती बनता गया और देश के लिए चट्टान बनता गया।